नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, उसका अगला वीडियो है ये। और मॉडर्न हिस्ट्री आपका ट्वेल्थ का जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं आप। रामशरण शर्मा की जो बुक है वो भी कंप्लीट करवा दिया है। और जो सतीश चंद्रा की बुक है मिडिवल हिस्ट्री की, उसके आगे का एमसीक्यू आज ही हम लोग करेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू होंगे और साथ ही साथ मुगल एम्पायर के जो एमसीक्यू हैं जो 11th के एनसीईआरटी से हैं वो भी होंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारा जो मैंने कंप्लीट करवाया है ना बिपिन चंद्रा की बुक, उसको जाकर ज़रूर देखा कीजिए प्लेलिस्ट में से। उससे आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगा और एक भी सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के छूटेंगे नहीं आपके। बाकी बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री को आप पीवाईक्यू से कंप्लीट कर सकते हैं, वो इनफ होता है। एक दो सवालों को छोड़ दे तो उतना काफ़ी होता है आपके पीटी के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहाँ तक करवा दिया था? पिछले वीडियो में यहाँ तक करवा दिया था 10 नंबर सवाल तक। 11 नंबर से करना है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च वाला आंदोलन। इसका उत्तर पश्चिम भारत में किसने नेतृत्व किया था? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा ए, जिनको बादशाह खान भी कहा जाता है। और लाल कुर्ती दल का भी गठन किया था इन्होंने। और कहाँ पर किया था? तो वर्तमान की गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका दिखता है आपको पाकिस्तान में, वहाँ पर किया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। और इनको आज़ादी के समय इनका पाकिस्तान में मिलने का बिल्कुल भी नहीं था। तो इन्होंने बोला था कि मुस्लिम लीग के सामने हमें कांग्रेस ने फेंक दिया है, एक भूखे भेड़ियों के सामने। ये भी इन्होंने कहा था क्योंकि इनका पाकिस्तान में नहीं था, इनका भारत में ही रहने का था, लेकिन अंततः शामिल होना पड़ा। बाद में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, लेकिन पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान 1980 तक जीवित रहे हैं और इनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संगठन बनाया था जो जनता के लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। खुदाई खिदमतगार का संगठन किसने बनाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। जो 1927 में साइमन कमीशन भारत आती है, उसी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया है। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड कमीशन, इन्हीं सब के आधार पर साइमन कमीशन, इन सभी की रिपोर्ट को मिलाकर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जिन्होंने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन उन्होंने भाग लिया था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। क्या सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था? अगला है कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है क्योंकि सभी कैदियों को नहीं छोड़ा गया था। जो अहिंसक कैदी थे, जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था और जिनको अहिंसा के कारण भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उन सभी को छोड़ दिया गया। जो हिंसक रूप से थे, जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया था, उन सभी को नहीं छोड़ा गया था, जिसके कारण से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छोड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 1939 में निम्न से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? 1939 की बात हो रही है, 1939 ईस्वी की बात हो रही है। तो जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पंडित नेहरू को चुना गया था। 1927 ईस्वी में विभिन्न देशी रियासतों के संगठन को मिलाकर ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित समूचे देश के लिए है, न कि केवल ब्रिटिश शासित भाग के लिए, सभी के लिए घोषित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो 1940 ईस्वी में पारित किया गया। सी आंसर हो जाएगा। 1940 ईस्वी में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके मांग की गई कि स्वाधीनता बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं, पाकिस्तान का नाम एक अलग राज्य बनेगा। पाकिस्तान का फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, PAKISTAN। इसमें अलग अलग है, पख्तूनिस्तान करके है, के से कश्मीर है, ऐसे ही करके अलग फॉर्म है इसका, और इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान का कब पारित हुआ था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ओके,
1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1935 अधिनियम के बारे में पूछा गया है और आपसे भी पूछा जाएगा पीटी एग्जामिनेशन में। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत के 50% जनता को मताधिकार प्रदान करना, 50% जनता को हो सकता है मताधिकार उस समय में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति करना। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका केवल और केवल पहला सही है, बाकी दूसरा तीसरा दोनों गलत दिया हुआ है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति नहीं बल्कि इसको बढ़ाया गया और SC ST को भी अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। उनका भी SC का चुनाव कौन करेगा? तो SC लोग करेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? 1909 में इसको मिंटो के द्वारा शुरू किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, और इसके तहत था कि मुस्लिम नेता को मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे। तो इससे क्या होता है? अंततः समाज में डिवीजन क्रिएट होता है। डिवीजन क्रिएट से क्या होता है? देश का बंटवारा असंभव हो पाया। 1909 में ही नींव रख दी गई थी देश के बंटवारे की। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इतना खराब होता है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कुछ गिने चुने लोगों को अधिकार दिया गया था मताधिकार का, बाकी 50% जनता को तो नहीं ही दिया गया था। अगले सवाल पर चलते हैं कि 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कांग्रेस ने 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी, 9 प्रांतों में। यही सवाल पूछा गया था TRE के एग्जामिनेशन में शायद यही सवाल था। 1935 के भारत सरकार कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। 1935 ईस्वी के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। फरवरी 1927 ईस्वी में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। फरवरी 1937 में चुनाव हुए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझा सरकार बनाई। इसी तहत कांग्रेस ने कुल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 7 में उसने खुद के बहुमत से बनाई, बाकी 2 प्रांतों में उसने मिली जुली सरकार बनाई थी। ओके, अगला आपका चैप्टर शुरू हो रहा है स्वतंत्र भारत। यहाँ से भी कुछ अच्छे MCQ आपको मिलेंगे। पहला है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया, जिसका क्या कारण था? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 राज्यों में सरकार से अपनी इस्तीफा दे दिया। उसका कारण पूछा गया है आपसे, बताइए मुझे इसका कारण। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल किया गया था। इसके कारण से कांग्रेस ने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दी। कांग्रेस की सरकार गिर गई, 7 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। भारत के ब्रिटिश सरकार 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को परामर्श किए बिना ही एक पक्षीय घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने मांग की कि तुरंत राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। ब्रिटिश सरकार वादा करे कि युद्ध समाप्त होते ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा, मगर ब्रिटिश सरकार ने यह मांग अस्वीकार कर दी। फलस्वरूप प्रांत में बने हुए मंत्रिमंडल नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी, दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरे थे ब्रह्मदत्त जी, जो आपसे BPSC और सर्च में पूछा गया था। ओके, विकल्प ये सही है। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने गांधी जी का नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। इसका मतलब था कि कांग्रेस द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे वही हैं जो आगे जाकर भूदान आंदोलन से संबंधित हो जाते हैं। याद कीजिए आज़ादी के बाद का। क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए कथनों विचार कीजिए, एक बार विचार करके देखिए। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। 1942 में कब? तो मार्च 1942। ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि कई बार सीक्वेंस लगाने को दे देता है कि क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सीक्वेंस लगाइए, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ओके, इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था, नहीं, भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने का इसने सुझाव भी दिया था। इसका आंसर हो जाए केवल और केवल 1 सत्य है, जहाँ पर दूसरा असत्य है आपका। ओके, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहिष्कार का प्रस्ताव। आपको पता ही है 8 अगस्त को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। 1942 के ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरू हुआ था ये, और वहाँ पर जब 8 अगस्त को उन्होंने घोषित किया, रात में ही सारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी को जेल में बंद कर दिया गया। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, यानी कि स्वतः स्फूर्त बोला जाता है, मतलब कि जनता ने खुद ही आंदोलन किया। सारे नेता जेल में बंद थे इस दौरान। और कांग्रेस के कुछ सोशलिस्ट दल के नेता जरूर थे जो भूमिगत आंदोलन चला रहे थे, जैसे उषा मेहता वगैरह, और आपका JP हो गए जो आज़ाद दस्ता वगैरह का संचालन कर रहे थे। ये सब कुछ भूमिगत आंदोलन वगैरह चल रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो सारे बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गांधी जी तक, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसका आंसर D हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये ध्यान में रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भाषण दिया था, और गांधी जी ने भाषण दिया था, उसके बाद से क्या बोला था? करो या मरो का अब समय आ गया है, अब तब तक मत रुकना जब तक आज़ादी न मिल जाए। उसके बाद ये हिंसक आंदोलन भी बहुत सारा हो गया था। गांधी जी से बोला गया कि इस आंदोलन की आप आलोचना कीजिए क्योंकि हिंसक हो गया कई जगहों पर। तो इन्होंने बोला कि ये हिंसा नहीं था, ये प्रतिहिंसा था, हिंसा का जवाब था, हिंसा तो आपने किया, हमने तो केवल जवाब दिया है। तो ये भी गांधी जी के विचारधारा में एक बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आंदोलन प्रस्ताव को भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पारित कर दिया। तो इसके उपरांत गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक संक्षिप्त सा मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में पक्का बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। यह मंत्र है, करो या मरो। इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त का मतलब ही अभी आपको मैंने समझा दिया है, तो आप कर सकते हैं इसको। तामुलुक बंगाल प्रदर्शन के दौरान मतंगिनी हजारा को गोली मार दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों सही दिए हुए हैं, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। कथन 1 सत्य है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही अगले दिन 9 अगस्त 1942 ईस्वी की सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह खबर देश से तूफान की तरह फैल गई। जगह जगह स्वतः स्फूर्त आंदोलन प्रारंभ हो गया। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा, डाक तार व्यवस्थाएं उखाड़ कर फेंक दी। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेलें बंद हो गए, सैकड़ों की मृत्यु हुई। कथन 2 भी सत्य है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसी दौरान पहली बार भारत के ही लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने फाइटर जेट से और हेलीकॉप्टर से बम बारूद गोलियां बरसाई थी भारत में। इतना बड़ा आंदोलन हो गया था ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन वही आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसमें से आंसर है बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया, तामलुक और सतारा में। बलिया में चीतू पांडे थे समानांतर सरकार के संस्थापक। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। झांसी जो है ये आपको एक ही बार मिलेगा। 1857 के युद्ध के बाद, 1857 के संग्राम के बाद झांसी जो है वो लगभग में राष्ट्रीय पटल से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, पीछे हट जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक रेजिमेंट बनाई गई थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के बारे में यूपी वालों ने पूछा हुआ है, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस के साथ एक महिला चलती रहती हैं आज़ाद हिंद फौज का, अगर आप फोटो देखा हुआ इतिहास में, तो उसमें वो कौन थी? तो वो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आज हमारी आर्मी में महिलाओं के प्रवेश की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इतने आगे के सोचने वाले नेता थे। 1900 आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने 1941-42 के आसपास जो गठन किया, उस समय उन्होंने महिलाओं के ही ऑफिसर महिला ही थी, रेजिमेंट ही महिला था पूरा का पूरा। और ये सोच सकते हैं आप कितने आगे के सोचने वाले थे वो। इसका आंसर डी हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने, जो एक क्रांतिकारी थे, कई वर्षों तक जापान में रहे। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आगे चलकर लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करने के उद्देश्य से भारतीय युद्धबंदियों को लेकर, भारत के बहुत सारे युद्धबंदी थे जो जापानियों के द्वारा बनाए गए थे, उन सभी को इकट्ठा किया गया। आज़ाद हिंद फौज बनाई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। कथन 3 भी सत्य है। भारत की आज़ादी की गतिविधि में भारतीय स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक रेजिमेंट बनाई गई थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? 65वीं बीपीएससी में यहाँ से सवाल पूछा गया, 65वीं बीपीएससी में। और ये पूछा गया था कि ये बताइए हमें कि 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, ये पूछा गया था किन किन वकीलों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें आज़ाद हिंद फौजियों की तरफ से। और ये ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने सोचा कि हम इसका प्रदर्शन ही करते हैं कि हमसे गद्दारी करने पर क्या हालत होती है। उन्होंने लाल किला में इसका मुकदमा चलाने का निर्णय किया, लेकिन इतना ज़्यादा जन समर्थन मिला इन लोगों को, इन सिपाहियों को, कि अंततः इनको छोड़ना पड़ गया था। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी है। 2, 3, 4 जनरल शहनवाज, GS ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल, इन तीनों लोगों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। इन क्रांतिकारियों की ओर से, अब इनका नाम ध्यान में रखिएगा, यही पूछा गया था बीपीएससी में। कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी। बाद में इन क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया था। ओके। रॉयल इंडियन नेवी और क्या मुस्लिम लीग ने इनका समर्थन किया था क्या इन सिपाहियों का? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए इसमें एक मुसलमान भी है। देखिए 3 है, एक सिख है, एक हिंदू, एक मुसलमान है। जनरल शहनवाज, GS ढिल्लो, जनरल प्रेम सहगल।
तीन तीन थे, हिंदू मुस्लिम सिख थे, तो इसलिए मुस्लिम लीग में ने भी इन सैनिकों का समर्थन किया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें मजदूरों और अन्य द्वारा उनका साथ दिया गया था। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ, उसे बम्बई में करीब 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 का संदर्भ नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी कथन सही हैं, तीनों कथन सही दिए हुए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीय सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत हो सके। आप मुझे ये बताएंगे कैबिनेट मिशन जो भेजा गया, इसके सदस्य कौन कौन थे, किन किन लोगों से मिलकर कैबिनेट मिशन बना था? आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज़ का? तो देश के विभाजन का आधार बनी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना बनी देश के विभाजन का आधार। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में एक नए वायसराय बनकर भारत आए। भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना माउंटबेटन ने प्रस्तुत की। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ये सब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान के पृथक राज्य बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को ना तो कांग्रेस ने कभी माना, ना तो गांधी जी ने माना। माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में लिखा है कि 1 मैन आर्मी थे वो उन्होंने कितनी बार बोला था कि देश का विभाजन मेरे शरीर के 2 टुकड़ों पर होगा। जब तक मैं जीवित हूँ देश का विभाजन संभव ही नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया पर देखते होंगे देश के विभाजन के लिए गांधी नेहरू को कोसना तो सामान्य सी बात हो गई। जिन्होंने जीवन में कभी किताब नहीं देखा वही करते हैं सब चीज़ें। ये सही है परंतु आर गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस ने कभी नहीं माना। मजबूरी हो गई थी, पूरे देश में इतने करोड़ लोगों को दंगा फसाद में फंसाया जा रहा था, मारकाट मची पड़ी थी कि अंततः राजी ही होना पड़ा। हमें इस चीज़ को मानना पड़ा कि ठीक है, हम अगर शांति से रहना चाहते हैं तो हमें देश को बंटवारा कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है आपका, बाकी तो हो ही गया, अब यहाँ से आपका मुग़ल शुरू हो रहा है, मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इससे पहले का जो मुग़ल साम्राज्य का है वो मैंने एमसीक्यू करवाया हुआ है। सतीश चंद्रा के बुक का एमसीक्यू देखिए आप जाकर, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। सारा का सारा मैंने बुक का फ़ोटो भी लगा रखा है थंबनेल पर। सतीश चंद्रा, रामशरण शर्मा, बिपिन चंद्रा। करना तो आपको ही है, मैं तो एमसीक्यू करवा ही सकता हूँ। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बहुत सारे सवाल, मुग़ल से 1 सवाल की गारंटी होती है, 1 से 2 सवाल की। दिल्ली सल्तनत से 1 सवाल की गारंटी होती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अकबर ने सिंहासन बैठने से पहले काला नौर में अफगान सेना का सामना किया। उसने बैरम खान को खाने खान की उपाधि प्रदान की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बैरम खान बहुत ही वफादार था मुग़ल सल्तनत का। जब मृत्यु हो जाती हुमायूं की तो अकबर बहुत ही छोटा सा बच्चा था, वो चाहता तो खुद शासक बन सकता था बैरम खान, लेकिन वो नहीं बना। उसने अकबर का राज्याभिषेक करवाया और अकबर को गद्दी पर बिठाया और बहुत सालों तक अकबर की तरफ से शासन संचालित करता रहा। अकबर बस सांकेतिक रूप से था, शासन कौन संचालित करता था? तो बैरम खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा। अकबर ने जब सिंहासन संभाला तो उसने पहले वह पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगल फौज की कमान संभाले हुए था। अकबर ने हुमायूं के विश्वस्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खान को खाने खान की उपाधि दी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने सामर्थ्य का परिचय दिया था। आदिल शाह ने निम्नलिखित में किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी? तो ये दिया था हेमू को। हेमचंद्र नाम है इसका। हेमू आदिल शाह की सेवा में था। वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। बेहतरीन शासक था, बेहतरीन योद्धा था हेमू। उसने हार का सामना नहीं किया था, अतः आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत या विक्रमाजीत की उपाधि देकर उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। और बाद में हेमू के साथ ही कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला किसके साथ हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा होता है हेमू और अकबर के बीच में। तीसरा होता है आपका अफगानी जो होता है और मराठा के बीच में होता है। तो ये 3 पानीपत के युद्ध होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो हेमू की आंख में एक तीर लगने के कारण पूरा युद्ध हार गया था, नहीं तो लीड कर रहा था, युद्ध जीत रहा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा। अकबर ने आदम खां को किस आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था? तो आदम खां ने मालवा का आक्रमण किया था और मालवा में बहुत खतरनाक तरीके से लूटपाट मचाई थी, महिलाओं का रेप किया था, लूटा था इसने। मालवा आपका जगह नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ। अगर आप भारत का मैप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का इलाका मिलता है। बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छी जगह है।
तो ये इलाका जो है वो मालवा का प्रदेश कहलाता है, बहुत ही उपजाऊ होता है इसका। राजस्थान का पूर्वी भाग, एमपी का कुछ भाग और गुजरात का कुछ भाग है मालवा प्रदेश। ओके। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। उज्बेक थे कुछ, जिनको दबाने के लिए उसने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? और कोई स्टेटमेंट है, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है, दोनों कथन सही दिया हुआ है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और मुगल सेना की भिड़ंत हुई। कौन कौन से? हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और मुगल सेना का भिड़ंत हुआ, जिससे मुगल सेना ने जीत हासिल की। उमरा वर्ग में उज्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ सुखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना ली थी। ओके। रानी दुर्गावती के नेतृत्व में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती के बारे में आपको बताना है। वो चंदेल राजघराने से संबंधित थी। चंदेल वर्तमान के आपके हो गए मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आपको चंदेल मिल जाएंगे। वह असफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों सही है, दोनों को दोनों सही है। संग्राम शाह अमन दास ने अपने बेटे का विवाह चंदेल राजघराने में एक राजकुमारी से करा दिया था, जो इतिहास में रानी दुर्गावती से नाम से जानी जाती हैं। इलाहाबाद के सूबेदार असफ खान ने रानी की दौलत और सौंदर्य की चर्चा सुनी, तब इसने बुंदेलखंड की ओर बढ़ते हुए गढ़ी पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अकबर की गुजरात विजय के बारे में बताना है आपको। अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। कैम्बे बोलते हैं, कैम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। इसमें पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है? तो डी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, बाकी सब सही है। पुर्तगालियों ने वर्चस्व स्थापित कर लिया था, लेकिन उस समय के और दूरदर्शी भारत के मुगल शासक, जिनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि समुद्र जो है वो भविष्य है, समुद्र में क्यों ना उतरा जाए, क्यों ना बड़े जहाज़ और नेवी बनाया जाए, जिससे पुर्तगाली और बाहर के जो लोग जो हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि और दूरदर्शी थे हम। स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए हमेशा। अकबर के गुजरात अभियान के कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी। अतः कथन डी यहाँ पर असत्य है। अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अकबर की भू राजस्व नीति जो है ये टोडरमल का बनाया हुआ नीति था। टोडरमल मुगल भारत के, मध्यकालीन भारत के सबसे विद्वान, सबसे चतुर मंत्रियों में से एक था। राजस्व निर्धारण की प्रणाली को जब्ती कहा गया। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बटाई या गल्ला बख्शी, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो अरेबियन और फारसी है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ यही सब चीज़ यूज होता है। राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी। राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक थी। करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे। बताइए इसमें से कौन कौन सा सत्य होगा? इतने देर से तो आप करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है इतना ही आसान है करना। इसमें से आंसर निकालिए ज़रा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है डी। 1 2 3 4 सभी के सभी कथन सत्य हैं। थोड़ा सा खुद से भी करना चाहिए। मैं जितना आसानी से आपको करवा रहा हूँ उतना आसान नहीं होता है। एग्जाम में यही सवाल आ पाएगा, तो अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, जोर नहीं देंगे, याद नहीं करेंगे, तो गलत कर देंगे आप एग्जाम में। अकबर की भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता है। दहसाला प्रणाली जब्ती का सुधरा हुआ रूप था। दहसाला का मतलब क्या है? 10 साल, 10 वर्ष। 10 वर्ष में कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लीजिए ए पर जितने भी फसल उत्पादन होते हैं और उनकी जो कीमत लगती है 10 सालों का, उसका एवरेज निकाल लेना है। और उसी एवरेज का करीब में 1/6 जो होता है, ये क्या रख देना है? उस पर कर रख देना है, भू राजस्व रख देना है। तो इसी को क्या कहा गया? दहसाला प्रणाली कहा गया। ये बेहतरीन प्रणाली थी, जिससे क्या होता था, किसानों के ऊपर भी जोर नहीं पड़ता था और जो राजा है उसकी भी वसूली हो जाती थी। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही हैं। अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की कई इकाइयाँ प्रचलित थी। इनमें सबसे पुरानी प्रणाली जो थी बटाई और गल्ला बख्शी थी। इसमें उपज का निर्धारण अनुपात में किसान और राज्य बांट में दी जाती थी। आज भी बटाई प्रणाली चलती है, बटाई पर खेत देते हैं लोग, आज भी चलता है। ये तो सब कुछ ऐसे ही है। अकबर ने एक तीसरी प्रणाली का भी उपयोग राजस्व निर्धारण में किया, जिसे नसक कहा जाता है। ये उसका अपना था, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें फसल का निरीक्षण और अतीत के अनुभव दोनों का आधार पर अंदाजा लगाकर पूरे गांव द्वारा देय राशि तय की जाती थी। इसे काकूत या आकलन भी कहते थे। काकूत या आकलन किसको कहा जाता था? एक फसल का जो उस गांव का हिस्ट्री है, उत्पादन का हिस्ट्री है, उसके आधार पर, और फसल का निरीक्षण कर लिया और उस पर एक आपने राजस्व तय कर दिया जो गांव के लोग दे देंगे। और इसको क्या कहा जाता था? इसको कंकूत या आकलन कहा जाता। आकलन तो याद रहेगा ना आपको, आकलन।
करोड़ी भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे, जिनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ी दाम यानी कि 2,50,000 रुपये वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो करोड़ी कौन होते थे? तो करोड़ी अधिकारी का नाम था। आज भी करोड़ी सरनेम चलता है, तो उसी समय से चला आ रहा है। मुगल काल के भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नामों के संदर्भ में सूची 1 को और सूची 2 को मैच कीजिए। नियमित रूप से कृषि भूमि की जाने वाली भूमि, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने वाली खेती, 2 या 3 वर्ष पड़ती रहना, 4-5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली पड़ती भूमि को क्या क्या कहा जाता था? अब इसको मैच कीजिए, ये तो कर ही सकते हैं, आसान है। नियमित रूप से कृषि जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने वाली खेती को परती। 2 या 3 वर्ष वाले को क्या कहा था? चाचर। और 5 वर्ष से ज़्यादा वाले को बंजर। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, 2143, 2143। इसका आंसर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। ओके, बी ही है। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न का थोड़ा विचार कीजिए। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को तकावी ऋण दिया जाता था। आज भी आप एग्रीकल्चर ऋण की बात सुनते हो, जिसमें 40% जो बैंकों को दिया जाता है कि भाई PSL दोगे, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें से कृषि का भी एक भाग होता है। उस समय भी अकबर के समय में मुगल व्यवस्था में भी ऋण की व्यवस्था थी। सही सुन रहे हैं आप, जिसको तकावी कहा जाता था, तकावी कहा जाता था, तकावी या तकवी। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है भाई? अगला है आपका कि इस समय ज़मींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का मौरूसी वंशानुगत हक था। तो ये भी सही है यहाँ पर। दसाला प्रणाली एक प्रकार का अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त तो बिल्कुल अलग हो गया। अस्थाई बंदोबस्त तो आपका कब आता है? कर्नवालिस के समय में लाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह था किसानों के लिए। वो इनडायरेक्ट रूप से पहले किसान, फिर ज़मींदार, फिर अंग्रेज आते थे। तो 3 लेयर पर था। दसाला प्रणाली ऐसी नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। जब्ती व्यवस्था को टोटल मिल व्यवस्था भी कहा जाता है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है आपका अकबर की मनसबदारी पद्धति। मनसबदारी पद्धति दरअसल में क्या था? मनसबदारी पद्धति था कि पूरे साम्राज्य में जितने अधिकारी हैं वो सब एक तरह से इमरजेंसी में सेना का काम करेंगे। मनसब का मतलब क्या होता था? मनसबदारी तय कर दी जाती थी। उसमें जात और सवार, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जात और सवार डिसाइड कर दिया जाता था रैंक के हिसाब से। जैसे आज आर्मी में होते हैं ना कैप्टन, मेजर, फिर आपका मेजर जनरल तक होते हैं, फिर आपका कर्नल होते हैं, अलग अलग रैंकिंग होती है। मुझे उनका पूरा सीक्वेंस नहीं पता, लेकिन होते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको जात और सवार प्रतिष्ठा भी का भी सवाल बन जाता था कि कितना जात और सवार है आपके पास। उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता था। सवार का मतलब होता है उतने घोड़ों को रखना है, घुड़सवारों को अपने साथ रखना है। और ये किस पर था? कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव प्रणाली में क्या होता है? 9 लोग होते हैं और 10वां जो होता है वो क्या होता है? उनका सरदार होता है। इसी प्रणाली को कहा जाता है दशावना प्रणाली। 10 एक आदमी जो होगा वो 9 लोगों का कंट्रोल होगा, यानी कि 10 के सबसे छोटे गुट होते हैं। ये कहाँ से लिया था अकबर ने? तो ये लिया था मंगोल के सेना से, मंगोलिया के सेना से, जो चंगेज़ खां की सेना थी उससे सीखा था। मंगोलों की सेना सीखा था दशावना प्रणाली। क्या कहा जाता है इसको? दशमलव प्रणाली। और इसी के आगे बढ़ा कर उसने क्या बनाया? मनसबदारी प्रणाली। ओके, अगला है आपका शाही घराने के लोगों को उच्चा मनसब दिया जाता था। मनसब जात और सवार में विभाजित था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया। अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा। अकबर ने मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सवार नियुक्त किए। अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की थी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सब तो सही है, इसमें से सही नहीं पूछा गया तो चौथा गलत है। अभी मैंने बताया कि और दूरदर्शी थे भारत के शासक उस समय में जिन्होंने नौसेना तैयार नहीं की। चोलों ने नौसेना तैयार की थी, चोल लोगों ने। चोलों के बाद अगर किसी ने नौसेना तैयार की तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने तैयार की थी। क्या? तो नौसेना तैयार की, तो सशक्त नौसेना तैयार की थी। मराठों ने कुछ दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए नौसेना जरूर तैयार की और चोलों ने तैयार की थी, बाकी मुगल वगैरह ने तैयार नहीं की थी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है यहाँ पर। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विचार कीजिए। अब बैठे बैठे सुन रहे हैं, विचार कीजिए। दीवाने आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। बरीद सूचना अधिकारी था। बताइए इसका आंसर 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सत्य नहीं पूछा गया है आपसे, गलत पूछा गया है। इसमें से कौन कौन से गलत दिए हुए हैं? असत्य कथन आपसे पूछा गया है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल और केवल 4 यहाँ पर गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है।
अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवाने आला को नियुक्त किया गया, जो आय व्यय हेतु जिम्मेदार था और खालसा जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। कथन व सत्य है। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। कथन 2 भी सत्य है। अकबर प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा प्रमुख विभाग था, जिसका प्रधान आला काजी और आला सदर था। अगले सवाल पर चलते हैं। और खुफिया सूचना वाले को बरीद कहा जाता था। अकबर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है आपका, अकबर ने साम्राज्य का विस्तार 12 सूबों में किया था। 12 कुल सूबे थे उसमें। अकबर ने प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था। प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर, काजी और बकिया नवीस नियुक्त किए जाते थे। अकबर के काल में मीर सामान का पद सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मीर सामान सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला पदाधिकारी होता था। हरम के ज़रूरतों का सारा सामान वही जुटाता था, वही व्यवस्था करता था। विकल्प डी गलत है। देखिए हरम के कई सारे लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं कि यहाँ पर अय्यासी वगैरह होता था। दरअसल में उसमें इमेजिन कीजिए मुग़ल राज परिवार कितना बड़ा रहा होगा। एक एक राजा के 25-25, 50-50 बाल बच्चे होते थे। उनकी कितनी पत्नियाँ होंगी, उनके कितने बाल बच्चे होंगे, बेटियाँ होंगी। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए भी अलग विभाग बनाया जाता था। एक हरम एक जगह ही होता था जहाँ मुख्य रूप से महिलाएँ रहती थी, क्योंकि मुग़लों में थोड़ी सी प्रथा भी ज़्यादा थी, और तो उसके कारण से भी महिलाओं के रहने के लिए अलग ही जगह ही होता था हरम, जहाँ पर उनकी सारी पत्नियाँ, बहनें, माँ सब रहती थी एक साथ ही। उसको मैनेज करने के लिए भी एक अधिकारी की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इतने सारे लोग हो जाते थे। उनके कपड़े से लेकर खाने पीने का इंतजाम करने का, तो वही हरम कहलाता था। हरम का नेगेटिव अर्थ में नहीं लेना चाहिए। महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको मैनेज करने के लिए एक अधिकारी रखना पड़ जाता था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मीर सामान जो है वो क्या करता था? तो हरम को मैनेज करता था वो। ओके, अकबर के कल्याणकारी नीतियों को कालक्रम के अनुसार से लगाना है आपको। कालक्रम के हिसाब से इसको लगाइए। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, सती प्रथा पर रोक, शराब बिक्री पर रोक। मुगल कालीन इतिहास में जब धर्म ही धर्म सब कुछ था, तब कुछ एक ऐसा शासक आता है जो मुख्य रूप से पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन शिक्षित था, साक्षर नहीं था लेकिन शिक्षित था, और उसने कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश की जो काफ़ी अच्छा था। देश की बहुसंख्यक जनता के दृष्टिकोण से उसने शासन किया था। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपको क्रम में लगाना होगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला उसने क्या किया था? देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। सबसे पहले उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, जजिया कर की समाप्ति की, सती प्रथा पर रोक लगाया, शराब बिक्री पर रोक लगाया था उसने। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में पूछ लिया जाता है कई बार। अगला सवाल आपका हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बताना है। हल्दी घाटी की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपके राजस्थान में। हल्दी घाटी जगह है, वहाँ पर हुआ था। सकरी सी घाटी है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। इसमें भीलों ने राणा का समर्थन युद्ध किया था। भील जो जनजाति का नाम आप सुनते हैं। राणा ने चांवर यानी कि डूंगरपुर के निकट को अपनी नई राजधानी बनाई थी। मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा था। मेवाड़ एक अकेला था जिसने विरोध किया, तो उसमें महाराणा प्रताप थे जिन्होंने बोला था कि हम वहाँ पर जाकर उनके शीश झुकाकर नमन नहीं करने वाले हैं। तो ये उनका एक अलग था। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 था यहाँ पर सत्य, और डी यहाँ पर चौथा गलत दिया हुआ। पढ़ देता हूँ मैं चौथा क्यों गलत है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेवाड़ के अलावा मारवाड़ ने भी विरोध किया था। विरोध का सामना करना पड़ा था अकबर को, मेवाड़ के और मारवाड़ का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था? तो ये बीरबल का उपनाम था। सी आंसर हो जाएगा इसका, बीरबल का उपनाम था। अकबर के दरबार निम्नलिखित में कौन 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो इनका नाम कई बार पूछा गया है, यूपी में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा है इसको स्टेटमेंट बनाकर। तो अक्वावीवा और मॉन्सेराट बोलते हैं इनको। ये दोनों आए थे अकबर के दरबार में पादरी, और कहाँ के थे? पुर्तगाली पादरी थे ये। खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम था? तो खुर्रम शाहजहां का उपनाम था। बी आंसर हो जाएगा, शाहजहां का उपनाम था। सिंध विजय, गुजरात विजय, काबुल विजय, हल्दी घाटी युद्ध। अब इनको क्रम में लगाइए एक बार, ईयर वाइज एक बार खुद से कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। सिंध विजय उसने कब किया? 1590 ईस्वी में किया है। गुजरात विजय 1572 में किया है। काबुल विजय उसने किया 1581 में। हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में। अब आप मुझे बताएंगे कि बिहार को कब उसने विजित किया है और एक प्रांत के रूप में स्थापित किया, ये आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। काबुल विजय 1581, हल्दी घाटी युद्ध 1576। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है। दक्कन और दक्षिण भारत का भी कुछ इतिहास के प्रश्न हैं जहाँ से पूछे जाते हैं अक्सर आपसे, और इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं दक्कन वगैरह का इतिहास।
चांद बीबी के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। ये मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थी। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य नहीं पूछा गया है आपसे, सत्य नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, दोनों गलत है। ये अकबर के समकालीन थी चांद बीबी और इन्होंने अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों के दोनों सत्य हैं। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में बताना है आपको। आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था तथा इसने राज्य के नौकरी में मराठों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा सत्य पूछा गया, केवल और केवल दूसरा असत्य है, दूसरा सत्य है, बाकी पहला यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। 16वीं सदी के दक्कनी शासकों ने मराठों को अपने पक्ष में करने का निश्चित नीति पर काम शुरू किया, क्योंकि मराठे बहुत अच्छे योद्धा होते थे। बीजापुर का शासक इब्राहिम शाह आदिल शाह 1535 में गद्दी पर बैठा और इस नीति का हिमायती था। कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा वर्गियों को स्थान दिया और राजस्व प्रबंधन मराठाओं को तरजीह दी थी। कथन 1 यहाँ पर इसलिए गलत दिया हुआ है। इसने राजस्व प्रबंधन मराठों को तरजीह दी थी। राजस्व लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग का श्रेय भी इसी को दिया जाता है, अतः कथन 2 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। मलिक अंबर के सामने कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसने दक्कन मुगल सेना का नेतृत्व किया था, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसने जब्ती प्रणाली को लागू की थी। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ए गलत दिया हो, बाकी सारे के सारे सही हैं। मुगल काल में दक्षिण राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी। गोलकुंडा के प्रशासनिक और सैनिक मामलों में मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला था। ये दोनों जो हैं इनको परम विद्वान माना जाता है। आधुनिक भारत मतलब मिडिवल हिस्ट्री में इनको विदुर से तुलना कर सकते हैं, आप चाणक्य से तुलना कर सकते हैं, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे ये लोग। मदन्ना और अखन्ना दोनों भाई थे, बाद में इनकी हत्या हो गई थी। किताब नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक, किताब नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर बताइए जरा मुझे, और आपसे असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 4 यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। किताब नौरस जहांगीर ने नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पर जो दिया हुआ है अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था, ये सही है। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, ये भी सही है। गोलकुंडा के प्रशासनिक और सैनिक मामलों मदन्ना और अखन्ना का बोलबाला था, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। चौथा जो है वो गलत दिया हुआ। और किताब नौरस किसने लिखी है? तो ये लिखा है इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा है। इसके बारे में आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मैम ने बताया था आपको, किताब नौरस के बारे में डिटेल में बताया था। और किताब नौरस से यूपी वालों ने 2019 में सवाल पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मुस्लिम शासक ने किताब नौरस जैसी अद्भुत कृति को लिखा है। गोलकुंडा का शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था, जो साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक है, शाहजहां से के साथ संधि की थी, तो कथन 2 सत्य है यहाँ पर। 1672-1687 के बीच में ये किसका टाइम पीरियड है? तो ये औरंगजेब का टाइम पीरियड है। गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाने तक मदन्ना और अकन्ना 2 भाई थे का वहाँ का प्रशासनिक और सैनिक मामलों में बोलबाला था, और इन्होंने अपने दिमाग के बदौलत पर, अपनी कुटीर नीतियों के बदौलत पर औरंगजेब को बहुत दिनों तक छकाया, बहुत दिनों तक उसको परेशान किया था। गोलकुंडा के दोनों थे, बाद में इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने बीच सड़क पर। किताब नौरस बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी है। इसमें गीतों को प्रमुख रागों से बांध के प्रस्तुत किया गया था। कथन 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो किताब नौरस को जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ये शॉर्ट वीडियो में भी आपको प्रोवाइड करवाया था। ये इब्राहिम आदिल शाह के समय निम्न कथनों विचार कीजिए। इसने अबला बाबा के नाम से जाना जाता है, ये भी बताया था शॉर्ट वीडियो में। अगला है कि इसका मकबरा इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता है। इसे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। इब्राहिम आदिल शाह 9 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, या गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए इसको अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा इब्राहिम रौजा और गोल गुंबद के बीजापुर के प्रसिद्ध इमारतों में शामिल है, अतः कथन 2 यहाँ पर सत्य है। इब्राहिम आदिल शाह का व्यापक दृष्टिकोण होने का उसे जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है। और ये यूपी के लिए, यूपी वालों ने इससे बहुत बार सवाल पूछा है। बीजापुर से तो यूपीएससी में भी पूछा जाता है। बीजापुर का जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो वहाँ पर बहुत सारे गुंबद बनाए गए, बहुत सारे आपको टॉम्ब वगैरह मिलेंगे, उनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 मीनार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 4 मीनार हैदराबाद में जो है, हैदराबाद नगर के बीच में स्थित है। इसकी मुख्य सुंदरता 4 मीनारों में स्थित 4 मंजिला इमारत है। बताइए 16 का आंसर, छठे का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप भी कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको। छठे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं।
चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। यह हैदराबाद नगर के बीच में स्थित था, जो कि कुतुब शाह ने ही बसाया है। इसकी मुख्य सुंदरता इसकी चार मीनारों में निहित है, जो 4 मंजिलों में बनी है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। सोच सकते हैं कितना ऊंचा है, 48 मीटर काफ़ी हाइट होता है। मुगल काल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है, लेकिन करिए इसको। शासकों की बढ़ती समृद्धि किसानों और मजदूरों तक नहीं पहुँच पाई। उस समय में पूरे के पूरे मिडेवल हिस्ट्री में 2 ही वर्ग होते थे। आधुनिक भारत को 1947 के बाद को अगर छोड़ दें तो 2 ही वर्ग होते थे पूरे समाज में। एक होता था अमीर, एक होता था गरीब। जो अमीर होता था वो हद से ज़्यादा अमीर होता था, और जो गरीब होता था वो हद से ज़्यादा गरीब होता था। तो ये उसमें की भारत का था। मिडिल क्लास जो है, आपको मिडिल क्लास जो आज दिखता है, मध्य वर्ग जिसको कहा जाता है, जिसमें हम आप सब लोग आते हैं, ये वर्ग ही नहीं था उस समय, ये समाप्त था बिल्कुल ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुगल शासक पश्चिम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बेखबर रहे। पहले का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन सत्य दिए हुए हैं। अकबर के समय में फोटो जो स्टेट मशीन है वो बन चुका था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं, हमारे शासक उस तरह के नहीं थे जो भारत में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। वरना भारत में साइंस और जो विज्ञान है इसका प्रचलन तो प्राचीन समय से रहा है, आपने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा। जहांगीर के बंगाल विजय के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। उसने इस्माइल खां को बंगाल में नियुक्त किया, इस्लाम खां को। उसमें बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल ए हो जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा गलत है। 1600 ईस्वी में जहांगीर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया, अतः कथन 1 सत्य है। जब जहांगीर ने बंगाल विजय हासिल की थी उस समय अफगान शासक वहां पर शासन कर रहे थे, अतः कथन 2 यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। शाहजहां तथा जहांगीर के खिलाफ किए गए विद्रोह के समय निम्न कथनों विचार कीजिए। विद्रोह का तात्कालिक कारण शाहजहां का कंदहार जाने से इनकार कर देना था। महाबत खान ने विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहजहां को मुगलों की दक्षिणी सेना का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। तीसरा और आखिरी सवाल का आज का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। 41 मिनट में मैंने आपका कम से कम 3 घंटे का रिवीजन कंप्लीट करवा दिया है। इतना आप 3 घंटे में भी रिवाइज नहीं कर सकते जितना मैंने 40 मिनट में आपको करवा दिया है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दे सकते हैं आप कुछ भी। थैंक यू सो मच आप सभी का।